नमस्कार दर्शकों, आपका चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर शुरू हो गया है और फटाफट आप कमेंट बॉक्स में जुड़ जाएं। आज आपका चर्चित शो बहुत सीधा लेकिन थोड़ा मुश्किल सवाल लेकर आया है। तो हमारे सभी दर्शक, हमारे सभी फेसबुक पेज के फॉलोअर ज्यादा से ज्यादा कमेंट, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना शुरुआत कर दें, लाइक करें। आपका चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो शुरू हो गया है और आज का जो मुद्दा है, महंगाई, सरकार की नाकामी या वैश्विक असर। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कब बदलेगा हिंदुस्तान, पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो। तो आज बिना लाग लपेट के करते हैं सीधी और सच्ची बात। तो हमारे सभी दर्शक, सभी फेसबुक पेज के फॉलोअर्स और जितने भी हमारे देखने वाले हैं, ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। आपका चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर शुरू हो गया है। आइए खबर को विस्तार, अपने शो को विस्तार देते हैं, बगैर किसी लाग लपेट के सीधी और सच्ची बात शुरुआत करते हैं। हम शुरुआत करते हैं पहले इस मुद्दे पर कि महंगाई, सरकार की नाकामी या वैश्विक असर। तो भाग एक में शुरू करते हैं, बताते हैं कि दोस्तों, हमारे दर्शक, हमारे फेसबुक पेज के फॉलोअर, आज हर घर की एक ही कहानी है। रसोई का बजट बिगड़ चुका है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, सब्जियों से लेकर सिलेंडर तक सब कुछ महंगा है। सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ हमारे देश की समस्या है या पूरी दुनिया इससे जूझ रही है। और दूसरे में वैश्विक असर में क्या असर हो रहा है, ये हम आपको बताते हैं। देखिए, सच्चाई ये है कि दुनिया भर में महंगाई बढ़ी है। कोरोना के बाद से सप्लाई चेन टूटी है और फिर युद्ध जैसे हालात, रूस और यूक्रेन ने तेल और अनाज की कीमतें बढ़ा दी है। अमेरिका, यूरोप, हर जगह लोग महंगाई से परेशान हैं। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि महंगाई का एक बड़ा कारण वैश्विक परिस्थितियां भी है। लेकिन सवाल यही खत्म नहीं होता है। अब इसमें सरकार की क्या जिम्मेदारी है। सरकार की जो जिम्मेदारी है वो अब हम बात करते हैं अपने देश की। क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी है। सरकार टैक्स कम कर सकती थी, ईंधन पर राहत दे सकती थी, मिडिल क्लास और गरीबों को सीधे सपोर्ट दे सकती थी। लेकिन क्या हुआ, कई बार ऐसा लगता है कि महंगाई का बोझ सीधे जनता पर डाल दिया गया। चुनाव के समय वादे बड़े बड़े होते हैं, लेकिन आम आदमी की जेब हल्की होती चली जा रही है। अब एक स्थिति और है, जनता की स्थिति। आज एक आम आदमी की हालत देखिए, कमाई वही है लेकिन खर्चा दोगुना है। युवा नौकरी के लिए भटक रहा है, किसान लागत और दाम के बीच फंसा है और मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा पिस रहा है। तो क्या हम सिर्फ वैश्विक असर कहकर अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं। अब एक और है, समाधान और सवाल भी। अब सवाल उठता है कि समाधान क्या है। सरकार को चाहिए टैक्स में राहत, रोजगार के अवसर, जरूरी चीजों पर नियंत्रण और जनता को भी जागरूक होना होगा, सवाल पूछना होगा, जवाब मांगना होगा, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता ही होती है। तो सभी हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो फेसबुक पेज के फॉलोअर्स हैं, जल्दी इस मुद्दे पर अपनी राय, अपनी कमेंट लिखना शुरू कर दें। आपका चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो शुरू हुआ है, तो राय अपनी जरूर कमेंट में लिखें, क्योंकि यही असली आवाज पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो चल रहा है। तो जो आज का मुद्दा था वो हमने आपसे बताई, सारी बात जानकारी दी। अब हमारे मेहमान के तौर पर यूसुफ शाह और मेहमान के तौर पर वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह जुड़ चुके हैं। तो जो हमारा मुद्दा है उस पर पहले हम यूसुफ शाह को जोड़ते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। आखिर महंगाई सरकार की नाकामी है या जो पूरे विश्व में चल रहा है उसका असर है। जी बताएं। सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। दर्शकों की तरफ से आपको भी। जी सर,
जो विश्व में चल रहा है उसका भी असर है और सरकार की नाकामी भी है। हम्म, कमियां दोनों जगह से। जी। और जो महंगाई की मार जो है, जो निहायत गरीब है हम्म, उसको भी उतना ही चुकाना पड़ रहा है जितना कि अमीरों को चुकाना पड़ रहा है। हम्म, जो टैक्स लगे हैं जी। वो सामान्य सब पर लगे हैं। जो मीडियम क्लास में है, जो अमीर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, यानी कि सब पर लगे हैं। जी। तो इसमें जो है सरकार को यह चीज देखना चाहिए कि जो टैक्स जो है वसूला जा रहा है, ठीक है, टैक्स लेना चाहिए, लेकिन जो निहायत गरीब है उनसे क्यों वसूला जाए? उनको तो टैक्स फ्री रखना चाहिए। तो सरकार की जब इस तरीके से, जिस प्रकार से जीएसटी लगी है आज 10 वर्षों से, नोटबंदी के पास नोटबंदी हुई, ये भी जो है देश के लिए सबसे बड़ा नुकसान जो है नोटबंदी से हुआ। इससे कोई भी लाभ जो है दिखा नहीं। सरकार दावा करती रही और समय मांगती रही कि हम जो है जल्द ही 60 दिन का समय चाहिए, 50 दिन का चाहिए, हम उसमें जो है सुधार लाएंगे, लेकिन नोटबंदी जो है देश के लिए जो है नुकसान ही साबित। उसके बाद जो जीएसटी लगाई गई, तो जीएसटी से तो बहुत सारे पैसे वसूले गए और 30,000 टन शायद सोना भी बेचा गया देश का। तो फिर आखिर महंगाई को कंट्रोल करने में जो है सरकार सक्षम क्यों नहीं? जितने सारे सोना जो है देश के बेचे गए, ये बहुत बड़ा हिस्सा है। देश की बहुत बड़ी संपत्ति जो है बेच दी गई, फिर भी जो है कंट्रोल नहीं है। फिर भी अगर कंट्रोल महंगाई पे नहीं है तो कम से कम अधिकारियों पर और कर्मचारियों पर तो कंट्रोल करना चाहिए उन्हें। जो गरीब कमजोर है उसको तो अधिकारी और कर्मचारी कम जो है परेशान ना करें। इस प्रकार से सरकार का नियंत्रण महंगाई पर भी विफल है और कर्मचारियों और अधिकारियों पर भी सरकार की पकड़ नहीं है। अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि अपनी मनमानी मनचाही कर रहे हैं। अब हवा में बात करें वो अलग चीज है, जमीनी स्तर पर जो है अपनी मनचाही एक अभी देख लीजिए ग्राम पंचायत, एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि ग्राम पंचायत गोसाइसिलपुर में आकांक्षा गैस सर्विस है, इंडियन गैस एजेंसी, उस पर डीएम साहब द्वारा निरीक्षण भी किया गया, कार्रवाई भी की गई। उसके बावजूद जो है वहाँ के कर्मचारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, मनचाही कर रहे हैं। और जो जिसको जरूरत है, जो निहायत गरीब है, उसको सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। दिन ब दिन जाता है आदमी, वहां से लौट कर आता है, बोलते बुकिंग करो। बुकिंग अगर की जाती है, जो 2.5 माह से बुकिंग नहीं किया है उसके भी मोबाइल से अगर बुकिंग किया जाए तो बुकिंग नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? या सिस्टम अगर है, अगर एजेंसी से या सिस्टम खराब है तो दुरुस्त क्यों नहीं किया जा रहा है? या यह गैस एजेंसी मुख्यालय से है तो वहां से क्यों नहीं दुरुस्त किया जा रहा है? सप्लाई इंस्पेक्टर को मैं भी फोन किया तो बोले हमारा ट्रांसफर हो गया। बाद में किसी अन्य हमारे गांव मोहल्ले के ही एक अन्य आदमी जो है वो बोलने लगा क्या सप्लाई इंस्पेक्टर का ट्रांसफर हो गया है? तो बोले नहीं वही है। तो फिर बोले ठीक है मैं लगाता हूँ। भाई बड़े आदमी हैं, तुरंत लगाए फोन। तो उनके बातचीत किए, उनको नहीं बोले कि ट्रांसफर हो गया है, हमको बोले कि हमारा वहां से ट्रांसफर हो गया है। क्या नाम था सप्लाई इंस्पेक्टर का? जिला पूर्ति अधिकारी फोन उठाने को तैयार नहीं। तो भाई जो महंगाई की मार है वो तो अलग है, जो व्यवस्था है कम से कम अधिकारी और कर्मचारी को तो अपने कंट्रोल में रखें कि जिसके लिए वो बैठे हैं, आम जनता के लिए बैठे हैं, तो आम जनता का कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं? का क्या नाम है आपके क्षेत्र के सप्लाई इंस्पेक्टर का? क्या नाम है? जी सर, सप्लाई इंस्पेक्टर का नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। मेरे मोबाइल में मैं रसीद करके रख रहा हूँ, अभी मैं देख के जो है बताता हूँ उनका नाम। हाँ
हाँ ठीक है, बताएं बताएं। जी, तो इस प्रकार से जो है कंट्रोल तो कहीं न कहीं एक तरफ से अगर कहीं जनता के लिए दिक्कत है तो दूसरी तरफ तो कम से कम जो है राहत होनी चाहिए, लेकिन जी। उसमें भी सरकार विफल है। इस प्रकार की बहुत सारी दिक्कतें हैं जनता के लिए। पूर्ति सही कह रहे हैं, ठीक है। मेहमान मेहमान के तौर पर शामिल है हमारे पंकज तिवारी जी, और मेहमान के तौर पर शामिल हुए हैं वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह। पूर्ति खंड अधिकारी जो हैं वो जितेंद्र बहादुर सिंह हैं। अच्छा अच्छा। जिनको मैंने फोन लगाया तो तुरंत जो है नमस्कार किया उनसे, बोले कि हमारा वहाँ से ट्रांसफर हो गया। मैं अपना नाम बताया, नमस्कार किया तो बोले हमारा वहाँ से ट्रांसफर हो गया। अभी लगभग एक हफ्ता हुआ जी। और किसी अन्य आदमी को बात हुई तो उसको नहीं बताया ट्रांसफर हुआ, जबकि उनकी नहीं, अभी ट्रांसफर नहीं हुई है। मैं जानकारी किया तो इस प्रकार से अधिकारी जो है गुमराह कर रहे हैं आम जनता को। तो सरकार का कहाँ कंट्रोल है अधिकारियों और कर्मचारियों। ठीक है, सही कह रहे हैं आप। मेहमान के तौर पर शामिल हैं वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह। आज इस मुद्दे पर कि महंगाई सरकार की नाकामी है या देश में जो वैश्विक असर चल रहा है उसका भी असर है, क्या कहना चाहेंगे? महंगाई कॉपी किताब से लेकर के और फीस तक, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी से लेकर के, और अपने प्रदेश में देश में जो हाहाकार मचा है। थोड़ा सा एक चीज, जब विरोध होता है तो आदमी अपना कर्तव्य याद करता है, अपना अधिकार भी याद करता है। जो जीवन रक्षक सब्जियां हैं, हमने सुना है कि कोई भी सब्जी बिना दवा छिड़के बाजार में नहीं आ रही है। यानी जब दवा पर, तो जब सब्जी पर दवा छिड़क दी जाएगी या ऐसी सुई लगा दी जाएगी कि लौकी सवेरे बतिया रहेगी, 11 बजे पूरा लौकी हो जाएगी, तो आखिर में इसमें किसका दोष है? अगर वही जांच शुरू हो जाए मार्केट में, सब्जी मंडी में, तो मेरा दावा है कि आलू को घर तक छोड़कर एक भी सब्जी घर में खाने लायक नहीं रहे। महंगाई दवा में बताते हैं लोग कि मैन्युफैक्चरिंग 16 रुपए जिसका खर्च आता है 300% दे करके लोग खरीदते हैं। महंगाई और दूध तो दावा है कि शुद्ध मिल नहीं सकता है। अगर दूध की जांच करा दिया जाए तो घर में चाय बनना मुश्किल हो जाएगा। तो आज तमाम चीजें ऐसी हैं जो कहीं से भी कोई चीज ऐसा लगता है अछूता रहा ही नहीं। अछूत सबको पैसा चाहिए, सबको पैसा चाहिए, और सबसे ज्यादा हमारे देश में राजनीतिक पार्टियों को पैसा चाहिए, और उनके पैसे का कोई हिसाब नहीं है कि उनके पास कितना धन है। और धन को एक जगह इकट्ठा करने के बावजूद भी, सबसे अमीर पार्टी होने के बावजूद भी, आए दिन ये लोग कोई न कोई ऐसा इंतजाम किए रहते हैं। लड़ाई लगवा दिए, लड़ाई लग गई, गैस महंगा हो गया, पेट्रोल बिक गया। क्या पेट्रोल वाले पैसा नहीं कमाए, किसको दिए? कॉपी किताबें जो महंगी हैं, क्या सरकार की बिना मंशा के कोई कंपनी या कोई प्रेस कॉपी किताब छाप सकती है? मेरा सीधा सवाल है। या जो किताबें महंगी है, महंगाई पर ही बोल रहे हैं, जो किताबें महंगी हैं, क्या वो किताबें बिना सरकार की मर्जी से छप रही हैं? कहीं न कहीं तो उनकी मंशा होगी ना, उसकी रॉयल्टी देते होंगे, कॉपी पेपर जो भी उसका सामग्री इकट्ठा करते होंगे तो उस पर टैक्स देते होंगे ना। तो जो बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं प्रदेश में और देश में, क्या वो नहीं जान रहे कि कहाँ से पैसा कितना आ रहा है? जान रहे हैं ना। तो मैं भी इस पक्ष में हूँ कि जो वाजिब चीजें हैं, हम लोग थोड़ा खाएं शुद्ध खाएं, थोड़ा पढ़ें शुद्ध पढ़ें, दवा खाएं थोड़ा खाएं शुद्ध खाएं,
इस पर अब सबकी आंखें खुल जानी चाहिए, और नहीं तो सिर्फ बादरीसन पैदा होगी। हर इंसान एक दूसरे से लड़ेगा, दूसरे से झगड़ा करेगा और पाएगा शुद्धता नहीं, विवाद बढ़ेगा, जो मेरा अपना सोच है। जी तो महंगाई पर केवल महंगाई तो कुछ दिखावे में भी जा रही है ना, दिखावा ज्यादा से ज्यादा दिखावे में जा रही है, रैली में जा रही है, चुनाव में जा रही है, ज्यादा से ज्यादा धन चुनाव में जा रहा है। कहीं नहीं जा रहा भाई, जब आप काम किए तो आपको तामझाम उत्तर प्रदेश से आसाम में भेजने की क्या जरूरत है? लोगों को भाड़ा किराया नहीं लगता होगा, तेल पेट्रोल नहीं लगता होगा, ये जाते होंगे तो इनको भोजन की व्यवस्था नहीं होगी, ये क्या करने वहां पर जा रहे हैं? क्या करने जा रहे हैं? आसाम के चुनाव में उत्तर प्रदेश अन्य देशों क्या जरूरत है? क्या वहां के नेता इस काबिल नहीं है कि अपने को दिखा सके? लेकिन नेताओं की यहाँ से भेज दी है ना, तो देवता लोग बन के केवल गुमराह करने का काम करते हैं। महंगाई भी बढ़ा रहे हैं, बादरेशन भी पैदा कर रहे हैं, धर्म जात के नाम पर लड़ा दे रहे हैं। ये सब समझ लीजिए कि अस्थिरता का माहौल ये गोपनीय तरीके से पैदा रात दिन करने का काम कर रहे हैं, जो हमारे खुद के सोच है। नहीं, सही कह रहे हैं आप। हमारे मेहमान के तौर पर पंकज तिवारी जी ज्वाइन किए हैं, और हम चाहेंगे मुद्दे पर एक बार जानकारी दे दें कि आज का मुद्दा जो है महंगाई, क्या सरकार की नाकामी है या देश भर में जो वैश्विक असर, जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उसका भी असर इस महंगाई पर पड़ रहा है? प्रणाम आप सभी को, हमारे भाई सिस्टर जी को प्रणाम, यूसुफ जी को, आपको, शुक्ला जी को, और हमारे सभी दर्शकों को हमारी तरफ से सादर प्रणाम। महंगाई आज सबके मुख से सुनने को मिलता है कि हर क्षेत्र में महंगाई है। हम जहाँ भी खड़े हो रहे हैं, 5 रुपए की चाय 10 रुपए में हुई, ये हुई बड़ी वाली कुल्हड़ की चाय है, लेकिन एक भी महीना नहीं बीता कि वो कुल्हड़ भी छोटा हो गया। और कंडीशन जो अभी हमारे सर जी बोले कि कोई भी सब्जी बिना दवा डाले नहीं मिल रहा है, और किताब कापियां या जो भी चीजें हैं महंगाई, ये महंगाई का हमारे हिसाब से 2-3 कारण है। पहले तो देश की बढ़ती हुई जनसंख्या जो बेलगाम है, हमारे देश की, भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या जो बेलगाम है। अभी एक दिन मैं ऑस्ट्रेलिया में एक लोग हैं, उनसे मैं बात कर रहा था, तो वो बताए कि वहाँ की जनसंख्या हमारी दिल्ली की जनसंख्या के बराबर है। हमारी दिल्ली के जनसंख्या के बराबर ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है, ठीक है, लेकिन जमीन जो है वो भारत की कई गुना ज्यादा बढ़ रही है। जमीन जो है, स्थल जो है वहाँ का, भारत का 3 गुना 4 गुना ज्यादा है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि वहाँ के लोग सुखी होंगे कि हमारे यहाँ के रह सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये जनसंख्या, पहला मुद्दा का पहला कारण। दूसरा कारण, जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं, न तो राजनीतिक पार्टियां, न तो अफसरशाह, कोई भी इस पे जिम्मेदारी लेने वाला नहीं भारत में। महंगाई क्यों बढ़ रहा है? तीसरा, जो वैश्विक स्थिति, जो युद्ध वगैरह या बीच बीच में जो स्थिति परिस्थितियां पैदा हो रही पूरे ऑल वर्ल्ड में, ये भी कारण है, क्योंकि ऑल कंट्री, ऑल वर्ल्ड एक दूसरे से किसी न किसी माध्यम से जुड़ा हुआ है, व्यापार के माध्यम से और तमाम लेन देन के माध्यम से। तो ये भी कारण है। तो हमारे सामने ये 3 कारण आते हैं कि जो ये महंगाई का विशेष इसमें 3 कारणों का योगदान है। इस पर नियंत्रण होना चाहिए, सरकार को सूझबूझ से कदम उठाना चाहिए। देश में आज भी जो मजदूरी 300-400 रुपए पे लोग दिहाड़ी करते हैं, उनके लिए हमें नहीं लगता है कि जीवन जी पाना बड़ा आसान है इस महंगाई में, क्योंकि 200 रुपए की सब्जी एक दिन की लगती है नॉर्मल वे में। बाकी बच्चे की पढ़ाई, दवा, इलाज, परिवार का कपड़ा और समाज, इन सबको एडजस्ट करने में जो एवरेज रेट आ रहा है वो 1000 से 1500 रुपए महीने, 1000 से 1500 रुपए पर डे का आ रहा है एवरेज रेट, एवरेज दर। इस दर से अगर व्यक्ति की इनकम होगी, तब जाकर के जो आज की परिस्थिति में महंगाई, आज की महंगाई है, ऐसी परिस्थिति में लोग जी सकेंगे सामान्य रूप से। भाई टाटा बिरला नहीं बन जाएंगे, लेकिन सामान्य जीवन जी सकते हैं अगर उनका इनकम 1000 से 1500 रुपए पर डे है तो।
तो इस पे थोड़ा सा हमारे ये तमाम अर्थशास्त्री लोग बैठे हैं देश में, अर्थव्यवस्था देखने वाले बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको समझना चाहिए, सोचना चाहिए। इसके पहले भी अच्छा, रही बात ये कहीं आज ही महंगाई नहीं बढ़ी है। महंगाई हम बचपन से देख रहे हैं कि जो टॉफी हम 1 रुपए में 20 लिया करते थे, वो आज 2 रुपए 3 रुपए में 1 आ गई है। तो ये तो एक निश्चित टाइम पे महंगाई बढ़ती रहती है। हाँ, थोड़ा सा इस समय उसकी स्पीड बढ़ी है, स्पीड बढ़ी है। इस पे ध्यान देना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को, हमारे प्रधानमंत्री महोदय को और देश के वित्त मंत्री महोदय को, क्योंकि वित्त का मामला है, महंगाई वित्त से जुड़ा हुआ है और किसी बड़ी महान विभूति को ही वित्त मंत्री बनाया जाता है। तो उनको इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए, आरबीआई से बात करना चाहिए, वर्ल्ड बैंक से बात करना चाहिए। और साथ ही में अभी देखा गया कि नेपाल और पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ महंगाई से। पेट्रोल वहां 500 रुपए, आटा 200 रुपए, ब्रेड 200 रुपए, 150 रुपए। तो कहीं ना कहीं कई कंट्रियां जो है हाल बेहाल है इस महंगाई से। भारत उससे तो बेहतर है, लेकिन फिलहाल भारत की जनसंख्या की स्थिति और कंडीशन को देखते हुए यहाँ महंगाई ज्यादा है, ये मैं भी कहूंगा। इतनी सी बातें हैं मेरी तरफ से। सही कह रहे हैं आप, धन्यवाद। सही कह रहे हैं। आज एक आम आदमी की हालत ऐसी बनी है कि कमाई वही है लेकिन खर्चा दोगुना हो गया है। युवा नौकरी के लिए भटक रहा है, किसान लागत और दाम के बीच में फंसा है, अब मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा पिस रहा है। तो क्या हम सिर्फ वैश्विक असर कहकर अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं? केवल यही कहकर यूसुफ जी क्या कहना चाहेंगे? मात्र 2 से 3 मिनट में भी बात रखिएगा, बहुत लंबी मत कीजिएगा, 2 मिनट 3 मिनट में भी बात रखिएगा, जिससे हम बार बार सब लोगों तक पहुंच सकें। जी सर, वर्तमान सरकार किसी भी कमी की जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार ही नहीं है। किसी भी विषय पर, बहुत सारे अनेक विषय हैं देश में, लेकिन किसी भी विषय पर कोई जिम्मेदारी नहीं ली गई किसी के भी द्वारा, जबकि यह जिम्मेदारी आके लेना चाहिए। बहुत सारी ऐसी घटनाएं देश में हुई है या हमले ऐसे हुए, उस चीज की जिम्मेदारी आगे बढ़कर कोई नहीं लिया कि हाँ यह हमारी गलती थी और ऐसा नहीं होना चाहिए। या महंगाई के ही मुद्दे पर जो है आज तक सरकार के कोई भी पदाधिकारी सामने नहीं आए कि क्यों बढ़ रही है और कहाँ तक होना चाहिए, इसका कारण क्या है, या इस चीज की जिम्मेदारी हमारी है। तो मेन चीज जो है सरकार में कोई भी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी आज 10 वर्षों से नहीं लिया जा रहा है, जबकि लेना चाहिए। अगर कमी है तो उस कमी को समझते हुए जो है वो जिम्मेदारी जनता के सामने स्वीकार करना चाहिए, लेकिन नहीं स्वीकार करते। इस हिसाब से जो है देश में बहुत सबसे बड़ी, हाँ एक चीज अच्छा है कि जो बड़े बड़े देश में माफिया थे हैं, वो अगर हैं तो बिल्कुल शांति है। बड़े बड़े माफियाओं का जो है बोलबाला नहीं है। यह चीज जो है सरकार में अच्छी चीज है कि माफियागिरी अब नहीं चल रही है, लेकिन अब उसके नीचे स्तर पे जो है गरीबों और कमजोरों को न्याय भी नहीं मिल पा रहा है। तो एक जगह अगर सरकार कार्य अच्छा कर रही है तो दूसरी जगह जो है वो बिल्कुल उसका उलट है। और अधिकारी सबसे बुरी हालत तो जो है ये है कि अधिकारी और कर्मचारी कोई भी मामला किसके पास लेके जाओ सुनने को तैयार ही नहीं। और खाद्य एवं रसद विभाग की तो इतनी खराब स्थिति हो गई है कि लोग पैसा देके नाम चढ़वाना चाहते हैं, राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो भी बहुत मुश्किल हो गया, इतनी खराब स्थिति हो गई। जमीनी स्तर पे बहुत खराब स्थिति है। लोग पैसा दे देते, कितने लोगों को पैसा दे के काम करा लिए, कितने लोगों का तो पैसा भी दे दिए और उनका काम भी नहीं किया गया। हाँ ठीक है, लेकिन अब ये मानिए कि दिक्कत है, इसलिए पूर्ति विभाग भी जो है अभी गैस सिलेंडर कदम उठा रहा है। गैस सिलेंडर की महंगाई जो है रफ्तार आप देख लीजिए, यानी कि तत्काल बढ़ता। कांग्रेस सरकार थी उस समय भी जैसा 600 सिलेंडर था तो उसमें 200 सब्सिडी भी रिटर्न आती थी, अब आज तो कुछ आता ही नहीं। तो भाई जो
शासन के लोग सर पे सिलेंडर लेके घूम रहे थे, उनको अब सामने आना चाहिए कि महंगा ही सही, कम से कम गैस एजेंसी से दिलाना तो चाहिए। विपक्ष को भी दमदारी से उस बातों को उठाना भी चाहिए। जनता केवल एक आप पार्टी को छोड़ दीजिए, जनता चीख चीख कर अगर चिल्लाएगी तो भी आवाज कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग तो एक विषय पर ग्राम पंचायत गोसाइसिनपुर का एक मुद्दा लेके 4 वर्षों से चीख चीख कर चिल्ला रहे हैं, क्षेत्र से लेकर केंद्र तक कर रहे हैं। तो भाई इससे ज्यादा एक आम आदमी और कैसी लड़ाई लड़ेगा? नहीं सही कह रहे हैं, इससे ज्यादा और बड़ी लड़ाई नहीं लड़ेगी। लेकिन विपक्ष के नेताओं का भी काम है, आम जनता के साथ साथ विपक्ष के नेताओं का भी काम है। आप सही कह रहे हैं। विपक्ष के नेता तो अपने जिला स्तर पे, बहुत दूर की नहीं, अपने जिला स्तर पे जो है विपक्ष के नेता तो सभी शांत जो है सो रहे हैं। वो जब उनकी सरकार बनेगी तब वो जो है लंबे चौड़े भाषण देंगे, या चुनाव जब आएगा तो उस समय जो है तैयारी हो जाएगी। जी तो ऐसा है विपक्ष में जैसा तैयारी हो जाएगी, बगैर कहे ही सब ऐसे मुद्दे लेके आएंगे, तब जनता को भी लगने लगता है कि सब आंख मूंद के सो रहे थे। भाई एक बार हम ये चीज कहना चाहेंगे, सच्चाई ये है कि दुनिया भर में महंगाई बढ़ी है, ये सच बात है जी। और युद्ध जैसे जो हालात, रूस और यूक्रेन, और फिर तेल अनाज का महंगा होना, अमेरिका यूरोप में महंगाई बढ़ना वहां भी है, और इधर फिर ईरान और अमेरिका का, इजराइल का युद्ध, ये सब चीजें जो वैश्विक परिस्थितियां बढ़ी है, ये समस्या है। तो हमारे किल्लतें जो है जैसे समस्या है अन्य देश से, अन्य देश में अगर लड़ाई चल रही तो समस्या सबके लिए होना चाहिए ना। हम अपना हिस्सा पहले लेना चाहेंगे। हम वरिष्ठ शिक्षक जिसे क्षमा चाहेंगे, उनसे पहले हम खुद 2 शब्द बोलना चाहते हैं। जी बताएं। हमारा ये शब्द है कि हम सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे अपने वरिष्ठ शिक्षक महोदय का। आज उन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा काम किया। आप और हमारे, हम नाम नहीं लेंगे, हम जानबूझकर नाम नहीं लेंगे, हमारे सिंह साहब, मास्टर साहब, और आप दो लोग मिलकर के, और एक पांडे जी को भी साथ लिए सिंह साहब ने, मास्टर साहब ने, और साथ लेकर के तहसील गए, और तहसील में जयसिंहपुर में एसडीएम महोदय और तहसीलदार महोदय साथ में बैठे हुए थे, जहां पे हमारे वरिष्ठ शिक्षक महोदय ने बोलती बंद कर दी एसडीएम महोदय और तहसीलदार महोदय की, और सिंह साहब, मास्टर साहब ने भी अपना पूरा सहयोग दिया, पूरी बातें रखी गई, और मार्गदर्शन किया एसडीएम महोदय ने कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, और ये होना भी चाहिए। और सर ने तो आप समझिए एकदम हकीकत जो दरवाजे पर आकर के देखे थे वो बयां कर दिया इन्होंने, खुल करके इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वहां के उनके पूरे परिवार वालों को डेंगू क्यों नहीं हो गया आज तक है। मतलब ये जो लेखपाल महोदय की शब्दावली थी उसको सर ने एकदम वहां व्यक्त कर दिया पूरे तरीके से, और वहां बिल्कुल सन्नाटा हो गया, कमरे में चुप्पी साध गए सारे लोग, किसी दोनों अधिकारी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। लास्ट में स्थिति ये बनी कि चूंकि कल रात में मैंने आपको भी मैसेज किया था, कल रात में मैं 11:30 बजे एक मैसेज प्रसारित किया था सारे डीएम, कमिश्नर और जनपद स्तरीय सारे अधिकारी को, इसके साथ साथ मतलब हर जगह किया था। तो उसका असर ये आया कि रात में ही डीपीआरओ महोदय का मैसेज आ गया हमारे पास कि चिंता न करिए, और सुबह हड़कंप मच गया, और सेक्रेटरी महोदय और एडीओ पंचायत महोदय का फोन आना शुरू हो गया, और दोपहर तक वो लोग, हम लोग तहसील में थे, तभी उनका फोन फिर दोबारा आ गया कि हम आ रहे हैं। तो हम भाग करके घर आए, वो लोग पहुंचे यहाँ करके, और 1 हफ्ते का समय दिया कि 1 हफ्ते में आपका नाली का काम कंप्लीट कर दिया जाएगा, और आगे मिट्टी पटाई। लेकिन मिट्टी पटाई का काम के लिए कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हो रहा है, न तो तहसील का, और अगला आदमी कह रहा है कि मैं डलवाऊंगा मिट्टी, लेकिन टाइम नहीं बता रहा है विपक्षी। और दूसरी बात, आज एडीओ पंचायत महोदय ने स्पष्ट विपक्षी से कहा उनके मुंह पर कि इसका मतलब आप किसी दरवाजे पर मिट्टी डला करके उसकी जमीन कब्जा करना चाह रहे हैं, आपकी मंशा ठीक नहीं लग रही है। एडीओ पंचायत साहब ने कहा, इसका जवाब उन्होंने नहीं दे पाया। उन्होंने कहा कि मेरी 8 फुट जमीन है, अदला बदली की। लेकिन ये एडीओ पंचायत साहब तो पहले भी देख चुके थे कि 5 फुट घर में शामिल कर लिया गया है पहले से ही ऑलरेडी,
13 फुट कब्जा करके बैठे, 8 फुट का बयान जारी कर रहे, चारों तरफ घूम घूम के रोना रो रहे हैं वो है। प्रधान जी का फोन आया सुबह कि आपने कैसा मैटर लिख दिया, आपने प्रधान और कोटद्वार में 60 गार्ड दिखा दिया। उन्होंने फोन करके, लेकिन फिर उनको भी हमने जवाब दिया। हमने कहा भाई सीधी सी बात है, 15 दिन का टाइम लिखा पढ़ी में दिया गया, 24 दिन हो गया, तो हम क्या समझेंगे? कहे कि आप पागल हो, मतलब डिस्टर्ब हो गए हैं दिमागी रूप से। हमने कहा बिल्कुल डिस्टर्ब हो गए, यही समझ लीजिए। भाई कोई 18 सालों से जूझ रहा है तो डिस्टर्ब नहीं होगा है? कोई 18 सालों से जूझ रहा है तो वो तो लाजमी है कि डिस्टर्ब होगा वो मानसिक रूप से। एक बछड़ा मरने से बचा हमारा है, डूब गया था उसमें कीचड़ में, ये स्थिति बनी थी कि अभी छोटा बच्चा घर में है, भगवान न करे, ईश्वर न करे कभी कुछ गड़बड़ हो जाए, कोई दिक्कत आ जाए एकदम सघन दरवाजे पर। लेकिन प्रशासन, हम कहते हैं क्यों प्रशासन नहीं कहता कि जो समझौते का भी कोई संविधान होगा ना, कि समझौते में कोई टाइम दिया जाता है, ड्यूरेशन दिया जाता है, तो उसको पूरा करने का एक संविधान में कोई नियम होगा ना कि अगर उस टाइम में उस कार्य को नहीं पूरा किया गया है तो अगले को मौका दिया जाए। जी जी, है कि नहीं? हमको मौका, मैं तो मांग कर रहा हूँ, मैं तो खुद मांग कर रहा हूँ मुझे मिट्टी डालने का निर्देश जारी किया जाए। मैं मिट्टी तत्काल डलवाता हूँ वहाँ पे। वो तो इससे पहले एक बार बात हुई थी, हमने आपसे कहा था कि आप ये तैयार रहिए, खुद मिट्टी डलवाना पड़ेगा आपको। ये सब ऐसे ढुलमुल रवैया किए रहेंगे। लेकिन फिर वो पुलिस बुला लेंगे, थाना बुला लेंगे। की बात आ गई है तो मिट्टी डलवा दीजिए। ये सर कुछ कह रहे थे, हमने कही थी, आप सही कह रहे हैं। ठीक है, आपको भी फिर मौका मिल रहा है। हमारे वरिष्ठ शिक्षक इस मुद्दे पर क्या कहेंगे जरूर कहें। अभी एक अभिषेक गुप्ता का मैसेज आया हुआ है, वो बिहार पर नशे में के बारे में कह रहे हैं कि आप इस पर कुछ जवाब सवाल या कुछ कार्यक्रम कीजिए। तो हम अभिषेक गुप्ता जी से बताना चाहेंगे, कल मेरा जो कार्यक्रम था युवाओं में नशा को लेकर था, कहीं की भी चर्चा हो उस चर्चा में हम सभी लोग शामिल हैं। अगर आप शामिल हुए होते तो जरूर ये मुद्दा और बेहतरीन उठता। आप हमारे इस कार्यक्रम में जरूर शामिल होइए। हमारा कल नशे पर बहुत बड़ा एक शो हुआ है और जल्द ही हम फिर शो करेंगे। अगर आप इस तरह कह रहे हैं तो एक हमारा मुद्दे पर नशे को लेकर युवाओं में, इस पर हम एक जरूर करेंगे और जबरदस्त बोला जाएगा। हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी बताएं, आज का जो मुद्दा है कि लड़ाई हर जगह चल रही है, महंगाई है, जरूरी यही नहीं भारत में है, सब जगह महंगाई है। असल बात, महंगाई का भी जड़ जो है ना कहीं हमारे जो राजनीति के हैं, ये इतना तेल, अच्छा ही बताइए पेट्रोल डीजल सबसे ज्यादा कौन खर्च करता है? इनकी रैलियां खर्च करती है, नेताओं की रैलियां खर्च करती है। मेरा जहां तक डिपो का डिब्बा 20-20 बसें, 50-50 बसें, क्या जरूरत है भेजने की? तो महंगाई समाप्त होगी नहीं, करप्शन रुकेगा नहीं। और अभी यूसुफ शाह जी ने कहा है कि कुछ माफिया ठंडे हुए हैं। अरे माफिया तो इनके कपड़े पर है कि इतना बड़ा मुद्दा है, और सफेद पोश माफिया है जो उन पर नहीं न देता। मैं कैसे मान लूं? कट्टा बंदूक वाले भरे वो हो गए होंगे, लेकिन जो सफेद पोश है, जो चोला पहने हुए हैं राजनीति में, वो आपका काम नहीं करने दे रहा है। वो वाले तो थोड़ा समझ में आते थे, कट्टा बंदूक वाले, लेकिन ये तो कपार पर चढ़े, इनको समझ में नहीं आ रहे सब। ये तो आन बान शान रौला भैया की सवारी निकली है, दरबारी है, 50-50 गाड़ियां लेके चल रहे हैं। कितना बड़ा मुद्दा है आपका, नहीं बनने दे रहे। क्या वो माफिया नहीं है? क्या उनको हम कोई सम्मानित शब्द से नवाजें? कोई अधिकारी आपकी बात को नहीं सुन रहा है। और रहा सवाल पंकज जी के मैटर का, तो एक संयोग था, अवधेश सिंह जी ने बड़ा बढ़िया निर्णय लिया, लेके गए। और ये सच है कि राम जी कोई दलाल नहीं है। राम जी वह नाम है जो किसी के काम से निकलेगा तो बचपन से चाय नहीं पीना पसंद करता है। अगर आप हमको चाय पिला के ले गए होते तो शायद मैं एसडीएम साहब से, तहसीलदार साहब से बात नहीं करता, कतई नहीं। वो ऊर्जा ही नहीं पैदा होती है। हमारा नियत है, आज तक जितने भी हम वो किए हैं, किसी का भी मेरे मन में ये रहता है कि अगर सुल्तानपुर चलना है
हम अपने पेट्रोल से चलेंगे, अपना चाय पानी करेंगे, आपको भी कराएंगे। अगर हम आपका कर लिए तो यकीन मानिए वहीं से वो तेज खत्म हो जाता है। मेरा मेरा मैं व्यक्तिगत अपनी बात बता रहा हूँ भैया, बहुत लड़ाइयाँ लड़ा है हमने, जीवन बहुत लड़ाई लड़ा है। तो हम अगर दरबार में गए और चाय पी लिए तो जाना वैसे मुड़ी नीचे करके चले आते हैं, लेकिन अगर उनकी चाय नहीं पीते हैं तो फिर प्रश्न करके आते हैं और एसी कमरे में पसीना आ जाता है। ये मेरा उस पीरियड का दावा है, किसी के भी ऑफिस। मैंने बताया कि सर सारी बात आपके संज्ञान में है और सिर्फ इस मामले में लेखपाल ने कहा प्रधान को आप माटी गिरवा दीजिए। आखिर में लेखपाल झूठ क्यों बोला और लेखपाल का अधिकार झूठ बोलने का क्या क्या है, काहे लिए झूठ बोला और क्या इनकी हत्या हो जाएगी उस दिन का इंतजार कर रहे हैं आप लोग, उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। तो ये आज भी जो सेक्रेटरी और महामानव आए थे दो लोग, वो लोग कहे कि एक हफ्ते में नाली बनवा देंगे, लेकिन मुझे इन झूठों पर ये परसों ऐसा नियम लेके आएगा दिमागी फितरत से। अरे भाई पंकज जी ये तो नियम ये कर, हमको तहसीलदार साहब भी नियम बताने लगे। नियम एक तहसीलदार का एक चपरासी पर नियंत्रण न हो, एक बीडीओ का एक सफाई कर्मी पर नियंत्रण न हो, एक एसडीएम साहब ने कहा कि बीडीओ से मिलिए और वो जो कहते हैं उसको बताइए। एसडीएम साहब ने कहा कि बीडीओ से मिलिए, क्या सेक्रेटरी नहीं जानता था? ये कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इनके जेहन में कुछ करने के लिए आइए नहीं। एक छोटे से मैटर के लिए इतना बड़ा एसडीएम साहब जान जाए, तहसीलदार जान जाए, बीडीओ साहब जान जाए, सेक्रेटरी जान जाए। जब पंकज जी ने निराश होकर के आपके न्यूज से हिम्मत मिलने के बाद जब इन्होंने मैसेज डाला है तो एक बार चूलें हिल गई है, उन लोगों की चूल हिल गई है एकदम। हिलने के बाद अब प्रधान जी को फोन कर दिए और इतना तबाह के बोले कि ये सन, लेकिन जब पंकज जी ने जवाब देना शुरू किया तो प्रधान जी भी एकदम पूंछ दबा दिए। ये कहते हैं माफिया नहीं है, आज तक उनकी आंख नहीं खुली थी। जब सेक्रेटरी बर्बाद रहा है तो प्रधान जी उसको प्रस्ताव नहीं करा सकते थे कि 1 रुपया चुराए नहीं होंगे, 1 रुपया नहीं चुराए होंगे। हम जो पूछ चुराए, इतना ईमानदार है। सारे झगड़े का फसाद का जड़ इसमें प्रधान, कोटेदार और सेक्रेटरी है और ऊपर वाले सब जानते हैं, सब जानते। इनकी एक गैंग है। सर ने बताया कि माफिया नहीं है, इनसे बड़ा माफिया कौन है कि 3 साल से कोई शरीफ आदमी, ईमानदार आदमी, परेशान आदमी को एकदम वो कर दिए हैं। तो सर जब बोलने का मौका आता है ना तो हम लोग मुंह पर थोड़ा सा एनर्जी और आती है। हमने देखा तहसीलदार साहब, मैं बता रहा हूँ बहुत बढ़िया आदमी, नई पोस्टिंग है, मुड़ी नीचे हो रही थी। क्यों नीचे कर दिया मुड़ी? आप जवाब दीजिए कि हमारा लेखपाल गलत गया था, उसको फोन करिए। तुम क्यों चले गए जैसे मैटर पे जब तुम कुछ नहीं कर सकते तो? लेकिन नहीं बहुत खाक है। पंकज जी की मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ इनका काम हो जाए और तब तक हम लोग लगे रहेंगे, तब जब तक हो न जाए। और यीशु साहब जी के मामले में सफेद पोस्ट माफिया वाला भी मामला जरा अगर एक बार किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष, हाँ बिल्कुल, सफेद पोस्ट माफिया इनको तनिक शर्म नहीं है कि जरा सा हाथ लगा दे या यूसुफ साहब से मिल के कह दे भैया वो माफ कर जा, हम कुछ नहीं कर पाए, इस मैटर को छोड़ दीजिए। ऐसा भी नहीं है, न छोड़ने दे रहे हैं और न करने दे रहे हैं। साहब बात को फरियाद देना चाहिए, बात को एकदम सूप से ऐसा झाड़ दीजिए ना कि साहब आप भाई उसकी नियत तो पता लग जाए। इसमें तहसीलदार साहब की मिली भगत लेखपाल के द्वारा वो कानून पढ़ाने लगे। अरे कह दिए होता लेखपाल के कि तुम मत जाओ। 20-23 दिन का समय बर्बाद किया लेखपाल ने। बहुत मिट्ठू, बहुत दिमागी, बहुत शातिर आदमी है जो हत्या करा देगा अपने क्षेत्रों में चाहेगा।
बहुत शातिर आदमी। पंकज जी का काम हो ऐसा लगता है हो जाएगा। ठीक, बहुत बेहतर। मा- यूसुफ जी, साथ में इस मुद्दे पर जो चर्चा चल रही महंगाई को लेकर, इस पर जरूर कुछ कहें, साथ ही अपने बारे में भी अगर कुछ जानकारी दें, लेकिन थोड़ा सीमित समय में। जी सर, बताइए। आज वर्तमान स्थिति में जो है तमाम ऐसे विवाद और झगड़े और मर्डर हो रहे हैं जो जी। जमीनी प्रकरण की वजह से, और उसका जिम्मेदार जो है राजस्व विभाग है। राजस्व विभाग पूर्ण रूप से अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियां जो है निभा ही नहीं रहे हैं। हर जगह उन्हीं राजस्व अधिकारी के कारण जो है आदमी आपस में जो है झगड़ा, लड़ाई, मारपीट, मर्डर तक सब कुछ हो जा रहा है। तमाम केसेस आप अपने ही जनपद में देख लीजिए जी जो जमीनी विवाद हो रहा है उसका कारण राजस्व विभाग है। राजस्व विभाग तहसील में 72 बार शिकायती पत्र दो, लेकिन वो हिलेंगे नहीं, क्योंकि इसमें गोसैसिनपुर जो रास्ता अतिक्रमण किया गया, इसमें जो है कई बार शिकायती पत्र दिया गया तहसील में, लेकिन कोई आया नहीं देखने। 8 माह के बाद जब शिकायती पत्र प्रदेश स्तर पे जो है दिया गया, तब तहसील के तहसीलदार साहब और लेखपाल कानून गो आए और निरीक्षण करके गए और बोले कि कोई खुदाई नहीं हुई है, कोई तथ्य नहीं मिल रहा है। 8 माह के बाद आकर वो तथ्य ढूंढ रहे हैं कि खड़ंजे का तथ्य मिले कि कोई खुदाई नहीं हुई सचमुच है। रास्ता था कि नहीं था? जी सर, रास्ता था कि नहीं था? रास्ता वहाँ पे पहले से था और वर्ष 2003-2004 में वहाँ प्रधान निधि द्वारा सरकारी खड़ंजा बनवाया गया, और उसका प्रमाण है कि दोनों साइड खड़ंजा है, बीच में मात्र 15 फुट नहीं है। और अगर वहाँ नहीं है या सत्य है तो प्रार्थीगण को, हम लोगों को, शिकायतकर्ता को बताना चाहिए अधिकारियों के कि आप गलत शिकायत कर रहे हैं, फर्जी शिकायत कर रहे हैं, आप शिकायत ना करें। तो ना शिकायतकर्ता को कुछ बताया जा रहा है और ना ही अतिक्रमणकारियों पर कोई कार्रवाई की जा रही है, और ना ही पुनः खड़ंजा बैठवाया जा रहा है। तो इसी प्रकार जो है सब ब्लॉक के तहसील के अधिकारी सब जो है 8 महीने के बाद वहाँ तथ्य ढूंढने के लिए आए थे, तो 8 माह के बाद तथ्य कहाँ से मिलेगा? तत्काल जब किया गया, मैं खुद एसडीएम साहब को फोन किया। मिलने का मतलब वो तो दिखेगा ही, तो इधर रास्ता जहाँ से उखाड़े हो वहाँ, और जहाँ शुरू हुआ दिखेगा, लेकिन कुछ पट्टी बंध गई है ना अधिकारियों कर्मियों के आंखों पर, पट्टी बंध गई। जी जब वो पट्टी बंधी है तो उस पट्टी से रास्ता नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा। जी सब स्पष्ट है, लेकिन वर्तमान जनप्रतिनिधि और आरएसएस के पदाधिकारी द्वारा जो है अधिकारियों पर दबाव बनाया गया है, जो मुझे लगता है, जो मुझे जानकारी है। सही कह रहे हैं। दूर से दूसरे जिले के, जो दूसरे अम्बेडकर नगर के एक जिला, अम्बेडकर नगर जिला के एक जनप्रतिनिधि हैं, वो भी ब्लॉक में फोन कर दिए कि बीडीओ साहब को बोलो और अरविंद कुमार सिंह को बोले कि आप पैसा टरकाते रहिए और वहाँ खड़ंजा मत बैठवाएं। हाँ, मत बैठाइए। जबकि दूसरे जिले के जनप्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ तक फोन कर दिए। इस प्रकार से उसमें जो है राजनीति सब कर रहे हैं, जो पूर्व प्रधान हैं वो भी कर रहे हैं, जो वर्तमान प्रधान है भाई वो तो बिरादरी बचा ही रहे। हाँ, वो भी कर रहे हैं। और क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा भी न्याय नहीं किया जा रहा है। क्षेत्र के जो एसडीएम तहसीलदार हैं, तहसील है, उनके द्वारा भी निरीक्षण किया गया, लेकिन कोई भी न्याय नहीं किया गया। भाई कैसे करें जब जनप्रतिनिधि उन पर दबाव बनाए हैं तो नहीं कर पाएंगे, वो उन्हीं के अधीन है, वो नहीं कर पाएंगे। जी सही कह रहे हैं आप। लास्ट का 1-2 मिनट में का कंक्लूजन हमारे इस मुद्दे पर हमारे वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह जी, जिससे फिर हम लास्ट में अपना कंक्लूजन दे, आज के इतिहास के बारे में जानकारी दे। अब तो मैं यही कहूंगा कि जितना चादर रहे उतना ही पैर फैलाने का प्रयास किया जाए। कुछ जो समझ में आए कि अनावश्यक खर्चे हैं उसको कम करके अपने ही जीवन को सुधारने का प्रयास किया जाए, क्योंकि महंगाई डायन खाए जाते हैं। ये दवा से लेकर के और दवा से लेकर के और भोजन सामग्री और दूध दही और ये तमाम चीजें जो हैं
शिक्षा विक्षा से लेकर के सब वही कटघरी में हो गई है। तो हम लोगों का अब यही है कि अपने आप को थोड़ा समेट करके शिक्षा से लेकर के, दवा से लेकर के, और अन्य जो साधन है, शादी ब्याह, निमंत्रण, भोज भात और ये कुल बरही तेरही पर ही नियंत्रण किया जाए। अनावश्यक करना पड़ेगा, सब चीजों पे जी कंट्रोल करना पड़ेगा, हमारे अपने आप को संकुचित करना अपने आप पड़ेगा। जी 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 अपने आप को प्रयास संकुचित करना पड़ेगा, तभी हम जाकर महंगाई पर अपने आप से कंट्रोल कर सकते हैं। सरकार की बात नहीं कर पाएंगे। जी 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 और है खाने की चीजें जो किसी देश प्रदेश की बात नहीं, तब हम अपने आप को महंगाई से कंट्रोल कर पाए करें। हाँ, प्रयास तो करें। ये आज जो चर्चा चल रही थी वो साफ है, महंगाई सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं बल्कि हर परिवार की जमीनी सच्चाई बन चुकी है। वैश्विक हालात जरूर जिम्मेदार है, लेकिन सवाल ये भी क्या हमारे सिस्टम ने आम आदमी को राहत देने के लिए पूरी कोशिश की, ये भी एक सवाल है। क्योंकि जब कमाई रुक जाए और खर्चा बढ़ता जाए तो दर्द सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि हर रसोई, हर जेब और हर चेहरे पर दिखाई पड़ता है। अब वक्त है जागरूक बनने का, और जागरूक कैसा बनने का, जिस पर हम आप यूसुफ जी, हमारे वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह अभी चर्चा कर रहे थे। महंगाई इस तरह नहीं रुकेगी, हमको आपको संकुचित होना पड़ेगा, तब महंगाई रुक पाएगी। अब वक्त है जागरूक बनने का, सवाल पूछने का और सही जवाब मांगने का, क्योंकि लोकतंत्र में चुप रहना सबसे बड़ी कमजोरी भी है और बोलना सबसे बड़ी ताकत भी है। अब फैसला आपके हाथ में है, महंगाई मजबूरी है या नाकामी, अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि यही है असली आवाज, पूछता है सुल्तानपुर। हम आज इतिहास के पन्नों में जानकारी देंगे कि आज का इतिहास का पन्ना क्या कह रहा है। आज के दिन 1912 RMS टाइटैनिक अपनी पहली और आखिरी यात्रा पर इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से रवाना हुआ था। ये वही जहाज था जो कुछ ही दिनों बाद डूब गया था। इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदियों में ये शामिल है। आज ही का दिन है, 1912 में हुआ। 1953 में अमेरिका ने रेस्टोरेंट रॉकेट का सफल परीक्षण किया था। रेडस्टोन रॉकेट, एक रेडस्टोन रॉकेट है, उसका सफल परीक्षण किया था। आगे चलकर अंतरिक्ष कार्यक्रम में ये मजबूत नींव में काम किया। 1973 में न्यूयॉर्क में पहली बार मोबाइल फोन से कॉल किया गया। न्यूयॉर्क में ये कॉल मार्टिन कपूर ने की, जिससे दुनिया में संचार क्रांति शुरुआत हुई। 1998 में उत्तरी आयरलैंड में शांति स्थापित करने के लिए ऐतिहासिक गुड फ्राइडे एग्रीमेंट पर सहमति बनी। 2003 में आज के दिन बगदाद में अमेरिकी सेना ने कब्जा किया, जिससे इराक युद्ध में बड़ा मोड़ आया। आज के दिन जन्म दिवस है 1857। आज का दिन जवाहरलाल नेहरू के करीबी सहयोगी और स्वतंत्रता सेनानी शेख अब्दुल्ला का जन्म है। 1931 में आज के दिन भारतीय अभिनेता ओम प्रकाश का जन्म आज है। तो ये हमारे इतिहास में हमें सिर्फ घटनाएं नहीं बताती बल्कि सिखाती है फैसले, चाहे वो तकनीक के हों, राजनीति के, युद्ध के हों, पूरी दुनिया दिशा बदल सकते हैं। इसलिए इतिहास के पन्नों को जानना और वर्तमान को समझना भविष्य को बेहतर बनाने की कुंजी है। तो ये हमारा आज का कार्यक्रम चल रहा था, पूछता है सुल्तानपुर। कल इसी समय फिर हम नए तेवर नए कलेवर से आप सभी मेहमानों के बीच, दर्शकों के बीच फिर हाजिर होंगे और चाहेंगे कि आप हमारे अवधि समाचार को जरूर सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और कमेंट जरूर दें। कल फिर इसी समय एक बेहतरीन मुद्दे के साथ आप सब लोगों के बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, जय हिंद।